हमने पहले मैग्नेटोकेमिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इसकी टर्म्स के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिज़म के अंदर जो कि इस्तेमाल होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज़म होता क्या है, क्योंकि मैग्नेटिज़म या मैग्नेटाइज होना बार बार आ गया है, तो इसलिए आपको इसका मतलब बता देती हूँ मैग्नेटाइज का क्या मतलब है। इसको समझने के लिए आप एक कील की मिसाल लें, लोहे की। आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कील है लोहे की, आपने उसको दूसरे लोहे की कील के पास रखा तो कुछ भी नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे को, ना ही कोई अट्रैक्शन उनके दरमियान होगी, ना किसी तरह की रिपल्शन होगी। लेकिन अगर यही कील उठा के आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के करीब ले जाओ, यानी अगर किसी मैग्नेट के करीब ले जाओ, तो वो कील क्या करेगी, उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी। यहाँ पे अट्रैक्शन इस वजह से हुई क्योंकि पहले जब मैग्नेट कील को हम दूसरे लोहे की कील के पास लेके गए तो उस वक्त वो मैग्नेटाइज नहीं हुई थी, या समझ लें कि वो एक मैग्नेट नहीं बनी थी। लेकिन जब हम उसको किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लेकर आए तो वहाँ पर वो कील मैग्नेटाइज हो गई, या समझ लें मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई। इसी वजह से जब दो मैग्नेट्स को हमें पता है एक दूसरे को करीब लेके जाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से उस कील ने और उस मैग्नेट ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, क्योंकि उस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आने के बाद वो कील भी खुद एक मैग्नेट बन गई थी, या समझ लें कि मैग्नेटाइज हो गई थी। इसी तरह फिर चीज़ें ये होता है मैग्नेटाइज होना कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में के असर में आने के बाद वो चीज़ खुद मैग्नेट बन जाए। तो ये परमानेंट नहीं होते, जो कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल वीक से मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। कुछ होते हैं जो नॉर्मली होते हैं, उनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। कुछ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम फेरो कहते हैं। यहाँ तक कि उनके अंदर जब हम लोग उसके ऊपर से हटा भी देते हैं ना अप्लाइड फील्ड, तो उस वक्त भी मैग्नेट के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कुछ देर के बाद भी बरकरार रहती हैं उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के। लेकिन जो होते हैं वीक मैग्नेट, जैसे कि पैरा हो गए या डाया हो गए, उनके ऊपर से जब आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा लेना है तो उस वक्त वो मैग्नेट नहीं रहेंगे, और फ़ौरन से पहले जो है ना वो वापस अपने पहली फॉर्म में चले जाएंगे, नॉन मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो ये मैग्नेटाइज का ये मतलब होता है। अब आगे हमने टर्म्स देख लिया आहिस्ता आहिस्ता कि इसमें जो इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टर्म है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इससे मुराद ये है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो अपने अंदर मौजूद सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सके, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर एम्पेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेस्ला को। दूसरे नंबर पर हमारे पास एक टर्म आ जाती है मैग्नेटिक इंडक्शन की। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि एक सब्सटेंस जिसको आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसका जो मैग्नेटिज़म था वो बढ़ गया, तो इस अमल को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जो द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन मैग्नेटिज़म। जब हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है तो उसके मैग्नेटिज़म में जो इजाफा हुआ है, इस अमल को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है B के साथ। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, और ये इसको मेजर करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो बराबर है B = 5/A। इसमें उसने बताया है कि जो 5 होती है वो फ्लक्स डेंसिटी, और A जो है ना हमारे सब्सटेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका यूनिट भी टेस्ला है। फ्लक्स डेंसिटी से या मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या मुराद है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई से मुराद ये है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सब्सटेंस के अंदर से गुजर रही हैं। लेट्स सपोज आपने एक चीज़ जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी, तो उसके अंदर से 3 लाइंस क्रॉस कर रही थी, तो वो 3 लाइंस क्या होंगी, वो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। इसी तरह अगर उसके अंदर से 10 लाइनें गुजर रही थी तो उसकी वो 10 लाइनें क्या हैं, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और जितना उसका एरिया होगा उसके हिसाब से उसके अंदर से उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। अगर ज़्यादा एरिया होगा तो उसके अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर सकेंगी, और अगर एरिया कम होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर सकेंगी। अगली है हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इससे मुराद ये है कि वो सब्सटेंस जिसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है
वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देता है। लेट्स से कि अगर एक सब्सटेंस अपने अंदर से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन को गुजरने की इजाज़त दे रहा है और दूसरा जो है वो 20 को गुजरने की इजाज़त दे रहा है, तो इसमें से जो 20 वाला है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरने दे रहा है। और जो 10 वाला है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है, क्योंकि वो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गुजरने दे रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी, इनकी तादाद को क्या बोलते हैं, हमने पीछे पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन में, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ये डिपेंड करते हैं एरिया के ऊपर किसी चीज़ के। लेट से ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह से पड़ी हुई है कोई चीज़ उसके रास्ते में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रास्ते में कोई चीज़ बिल्कुल इस तरह सीधी पड़ी है, तो फील्ड लाइन क्या करेंगी, यहाँ से डायरेक्ट आके यहाँ इसके अंदर से पास कर जाएंगी सारी। लेकिन अगर हम इसको इस तरह रखने के बजाय इस तरह रख दें, इस तरह इसके रास्ते में परपेंडिकुलर रख दें इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर के पास गुजरने के लिए ये सिर्फ ये आगे सामने से ये वाली जगह है जहाँ से वो गुजर सकती हैं, या ये इस सरफेस के इस तरह पड़े होने से। तो ये उसका सरफेस एरिया होता है कि अगर वो इस तरह पड़ी हुई होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से आसानी गुजर जाएंगी, ज़्यादा गुजरेंगी। लेकिन अगर वो इस तरह से पड़ी हैं, उसके रास्ते में वो चीज़ इस तरह पड़ी है सब्सटेंस, तो फिर उसके अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर सकेंगी, वो मुश्किल 1-2 गुजरेंगी। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया के ऊपर डिपेंड करती है उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से गुजरेंगी वो उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी होगी। आगे है हमारे पास इसका यूनिट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, इसको H/m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को, इसका फॉर्मूला है और इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी H/m इसका यूनिट है, B/h से हम इसे इसका फॉर्मूला है म्यू इज़ इक्वल टू B/h। इसमें B क्या है, B मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, और H हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो हमने वहाँ भी पढ़ी। और इसका हम लोग मेजर किस में करते हैं, यूनिट इसका है H/m हेनरी पर मीटर, या हम इसको न्यूटन पर एम्पेयर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। आगे है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से क्या मुराद है कि किसी सब्सटेंस की अपनी सलाहियत कि वो कितना मैग्नेटाइज होता है जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। वही वाली चीज़ के अगर किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रास्ते में परपेंडिकुलर पड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रास्ते से में परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी। और अगर वो उसके पैरेलल है तो फिर उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगी, क्योंकि उसके अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर सकेंगी और वो ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा। इसकी हम एक मिसाल स्टूडेंट टीचर से भी समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट कितना अच्छा पढ़ाता है, एक टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है क्लास को, ये उस टीचर की सलाहियत क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जबकि वहाँ पे जो बैठे स्टूडेंट्स हैं वो सब एक जैसे तो नहीं होते, कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे से टीचर की बातों को समझ लेते हैं, कुछ बच्चे इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वो इतने अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाते टीचर की बातों को। और यानी एक टीचर की सलाहियत है कि वो कितना अच्छा पढ़ाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और दूसरा एक बच्चे की खुद की सलाहियत है कि वो कितना अच्छा पढ़ सकता है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कि जब हमने जो चीज़ हमने रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो खुद कितनी सलाहियत रखती है मैग्नेटाइज होने की, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है M/V। यहाँ से पे M से क्या मुराद है, मैग्नेटिक मूवमेंट, और V से क्या मुराद है, वो वॉल्यूम। इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर्स पर मीटर में। आगे है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से मुराद ये है कि किसी चीज़ की मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, क्या वो चीज़ की अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो उससे रिपेल होती है या वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे लोहा होता है, उसको अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद है कि आप उसके करीब कोई मैग्नेट ले जाओ, तो लोहे को अगर हम लोग मैग्नेट के पास लेके जाएँ तो वो उसके तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा। उसके करीब कोई दूसरा मैग्नेट ले जाएं तो वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा।
लेकिन अगर लकड़ी को लेके जाएंगे लोहे के करीब तो वो उसके मैग्नेट के पास, तो वो उसकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगी। इसे कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किसी चीज़ का बिहेवियर कैसा है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसी बिना पर हम लोग मटेरियल को डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। वो मटेरियल जो ज़्यादा एक्टिवली उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो उसकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होते उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जो वीकली अट्रैक्ट हो उनको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर है I/H के। आई किसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, जबकि H से मुराद हमारी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। I/H इसका फॉर्मूला हमारे पास कोई नहीं होता, क्योंकि I का यूनिट भी टेस्ला है और H का यूनिट भी टेस्ला है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद इसलिए उसने लिखा कि इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और अगर हम लोग इसे V से डिवाइड कर दें K को, तो हमारे पास एक नई ससेप्टिबिलिटी आती है जिसको बोलते हैं मैस ससेप्टिबिलिटी। इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका यूनिट हमारे पास है cm3/ग्राम। और अगर हम इस मैस ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई को मल्टीप्लाई कर देंगे m के साथ, मोलर मैस के साथ, काई इंटू m, तो वो हमारे पास बन जाएगा cm3/मोल। ये देखें यहाँ पर काई कैसे मास ससेप्टिबिलिटी, काई किसके बराबर है मोलर K/D के। यहाँ पे देखें अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी K को D से डिवाइड कर दें, यानी डेंसिटी के साथ या वॉल्यूम के साथ भी अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मैस ससेप्टिबिलिटी यानी काई बन जाती है। और अगर हम लोग मैस ससेप्टिबिलिटी काई को, यहाँ पे देखें काई को m के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मोलर ससेप्टिबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये ख़त्म हो जाता है टॉपिक के कौन कौन सी टर्म्स हम मैग्नेटिज़म में इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होगा।